अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है वॉर के हवाले से। कल तक तो ये खबरें नज़र आ रही थी कि जिस तरीके से लेबनान पर अटैक किया गया, उसके बाद कोई जंग बंदी मुआहिदा अगले मरहले में दाखिल होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी ईरान रवाना हो रहे हैं और उसमें जाकर बहुत अहम मुलाकातें करेंगे और इसको अगले मरहले में बढ़ने के लिए जो अपना किरदार पाकिस्तान पहले भी किरदार अदा करता रहा है, अब भी वही किरदार अदा करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से शो स्पॉइलर बना हुआ है इस टाइम नेतन्याहू और उसकी पूरी काबीना, और जिस तरीके से वो कोशिश कर रही है कि अमन मुआहिदा को है किसी तरह डिरेल किया जा सके, तो ऐसा रियलिटी में मुमकिन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो कि इस्लामाबाद अकॉर्ड का इस्लामाबाद इसको MOU कह ले, जो भी नाम दे दे, इसमें पाकिस्तान की कोशिशें बिल्कुल वाज़ेह हैं। और अभी अमन मुआहिदे के हवाले से जो आगे पेशरफ्त होगी, आगे इस प्रोग्राम में चलकर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ, गेस्ट सेक्शन की तरफ मैं चलती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक अमूर पर महारत रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और उनके साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। एक्सपर्ट है, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और एयर स्पेस को या एयर फोर्स के जितनी भी कारकर्दगी है उसको बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है। और इसके साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब प्रोग्राम में मौजूद है। आप तमाम को वेलकम कहते हैं। रजा मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्रीफ किया गया है, आगे अमन मुआहिदा क्या है, इसकी शिकें क्या है, इसमें पेशरफ्त क्या हो रही है, पाकिस्तान में इसका किरदार क्या है, हम बहुत डिटेल इस पर बात करते रहते हैं। लेकिन अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स इंकशाफ कर रहा है उसके मुताबिक जो कोशिशें की जा रही हैं अमन मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए, ये कोशिशें की जा रही हैं नेतन्याहू की जानिब से। और जो मोसाद और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लोगों को पकड़ा गया है। जो पेंटागन के अंदर या जो इनके सीक्रेट कार्स हैं उनके अंदर जासूसी के आलात लगाते हुए वो कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो है सिर्फ एक बात की निशानदेही कर रही हैं कि किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता इसराइल कि यह मुआहिदा हो। तो सर, अगर हालात अगर यही रहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि इसमें मजीद कितना नुकसान इस अमन मुआहिदे को पहुंचा सकता है इसराइल? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पीस स्पॉइलर इस मुआहदे में हमेशा से दो रहे हैं। एक तो इजराइल है जिसका आपने जिक्र किया है, और चूंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर के का इसमें पर्सनल एक और पॉलिटिकल एजेंडा है कि वो इस जंग को जारी रखना चाह रहे हैं, इसलिए कि अगर ये जंग ख़त्म होती है तो शायद उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ इसराइल में उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे बदउनवानी के और रिश्वतखोरी के मुकदमात हैं, और उसमें उनको सज़ा भी सुनाई जा सकती है, हुई है, तो वो जेल भी जा सकते हैं। इसलिए ये उनके इंटरेस्ट में है कि वो इस जंग को जारी रखें, और मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर वो लोग इसको समझते हैं। दूसरा जो पीस स्पॉइलर है वो इंडिया है। ऑब्वियसली उसके भी अपने ही वजूहात हैं, और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को जो प्रोमिनेंस मिली है मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में अपनी मीडिएशन और फैसिलिटेशन के जो सक्सेसफुल एफर्ट्स हैं, और पाकिस्तान को जो एक खुसूसी मकाम हासिल हुआ है उसको जो है ख़त्म किया जा सके, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे इस MOU को, जंगबंदी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसके ऊपर पुल्स एंड पुशेस हैं, आपने उसका जिक्र किया है, इसलिए वो इस जंग को जारी नहीं रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी आप जैसे बता रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं सर, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि ट्रम्प जो है, क्योंकि यहाँ पर अनपॉपुलर होते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। साजिद हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसे जनरल साहब ने सारी ये नक्शा खींच के हमें बताया है किस तरीके से अमेरिका नहीं चाह रहा कि अब जंग को कंटिन्यू कर सके,
और जेडी वेंस ने बड़ा सख्त किस्म का बयान भी दिया। उसने कहा हम अकेले इत्तेहादी हैं, हमें ये कैसे नाराज कर सकता है। और फिर अगर एयरफोर्स की बात करें तो ये इवन इसराइल के पास ये F-16 जो भी थंडर और जितने भी लेटेस्ट जो तमाम जहाज हैं वो तमाम तैयार, और उनके जो कहने चाहिए कि उनके पुर्जे जो हैं वो आते तो अमेरिका से ही हैं। तो आपको लगता है कि ये अमेरिका को नाराज कर भी सकेगा? अगर अमेरिका को नाराज करके खुद ये कितनी देर तक टिक सकता है इसकी एयरफोर्स? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अमेरिका ने ही इनकी आदतें ख़राब की हुई हैं और नेतन्याहू या उससे पहले वाले हर प्राइम मिनिस्टर समझते रहे कि जो इजराइल कहेगा वही अमेरिका को करना होगा, और ये होता रहा है। लेकिन अब हालात में काफ़ी चेंजेस आई हैं जिसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, और जो अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में जो एक क्रैक, एक दरार नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियाद तब शुरू हुई थी जब गाज़ा के ऊपर इन्होंने जेनोसाइड किया और पूरी यूरोप में और अमेरिका में एक हवा बनी, और उसके बाद ये अहमकाना एक जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की ट्रंप ने, वो भी इसराइल के बहकावे में आके, तो उसके बाद से जो क्रैक्स हैं वो इसमें नज़र आए हैं। आप देखिए, जो वैंस है वो तो पहले भी निस्बतन ट्रंप के इर्द गिर्द बाकी बड़े हार्डलाइनर्स भी बैठे हुए हैं, पीट हेग्सेट जैसे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये फिर भी एक जिसको मोतदिल मिजाज शख्स था। अगर आप देखें, इसने हमेशा से कई जगह उस तरह के उस सॉफ्ट स्पोकन है, और वो नहीं चाहते थे कि उसको एक्सटेंड किया गए। मे बी एज अ नंबर 2 ही इज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वो अपनी जगह है। लेकिन जब पहली दफ़ा एक वाइस प्रेसिडेंट ने खुल के कह दिया इसराइल को कि तुमने जो ये बॉम्ब्स इस्तेमाल किए, इसमें 80% जो थे अमरीकियों के हाथ के बने हुए थे और अमरीकियों की टैक्स मनी से वो तुम्हें दिए गए हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है। बज़ाहिर एक छोटा सा क्रैक है, इसकी वजह से इनके ताल्लुकात कोई बहुत जल्दी ये नहीं होगा कि एकदम ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, जिसकी ऑलरेडी पॉपुलैरिटी इसराइल की अमेरिका में कम हो चुकी है, लेकिन ये एक निशान है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जहाँ तक वो बात है, उनका बहुत सारा असला वहाँ से आता है, जैसे जनरल साहब ने कहा और आपने भी अपने बयानिए में तमहीद जो बांधी कि बहुत सारी जो अमरीकी इसराइल की स्पाइंग है मोसाद की, वो पकड़ी गई है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा खुल के बात हो रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्पॉइलर तो ये कन्फर्म्ड है, देयर इज़ नो डाउट। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान को बड़ा डिप्लोमेटिकली खेलने की ज़रूरत है। वो ही चाहिए कि वो अपने हार्ड लाइनर्स को साइड पे रखें, और जो इनके सदर जिस तरह एक मोतदिल मिजाज हैं, समझदार हैं, इन लोगों को अब इसको प्ले करना चाहिए। देखिए, आपको आपके 2 दुश्मन हैं, उसमें जो बड़ा और पावरफुल दुश्मन है उसकी और छोटे वाले की कुछ खटपट नज़र आ रही है। यही टाइम है बड़े वाले को एक्सप्लॉइट करने का। तो यहाँ पे ईरान को भी एहतियात करनी पड़ेगी कि वो अब ट्रंप को एंटेगनाइज ना करें। वो जैसा भी है, वो इस वक्त अब देखें ना, 14 में से 13 नकात तो बिल्कुल ईरान की फेवर में है, और उधर उसको सिवाय उसको इंसल्ट के और बेइज्जती के कुछ नहीं मिला। तो अब ईरान पे डिपेंड करता है कैसे डिप्लोमेटिकली इसको कैश करते हैं। और ये जो आपने बात की कि ये जहाज और पुर्जे और सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करें, शोइंग एक लीनिंग टुवर्ड्स अमेरिका, ताकि ये बात बढ़ती रहे और फिशर बढ़ता रहे और अमन कायम रहे। उसका फ़ायदा ईरान को बिल्कुल होगा। वरना एज ए मिलिट्री मैन लास्ट जुमला कहूँगा कि ये जोन नहीं रहना चाहिए कि ईरान ने अमेरिका को बेदस्तुपा कर दिया, वो कुछ नहीं कर सकता। वो मल्टीपल रीज़न हम ओवर द पिछले 2 महीनों में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो सीज़ फायर पे आया, होल्ड कर रहा है, एग्रीमेंट के लिए जा रहा है, आगे भी करना चाह रहा है। तो ये वक्त है कि वो अमेरिका को थोड़ी बना के रखे, ताकि इसराइल के साथ जो क्रैक्स पड़े हैं ये बढ़ते जाएं। हाँ, उससे बिल्कुल। और ये दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। वेरी फेयर पॉइंट, बिल्कुल ठीक हो गया। बट साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से चले मुआहिदा हो रहा है, मुझसे नकवी भी जा रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिशें भी हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है? सैंक्शंस ईरान के ऊपर से अगर रिमूव होती है, हमारी गैस पाइपलाइन है, हमारा डीजल, हमारा फ्यूल, हम तो नेबर है, हमें तो वैसे ही अब इसके असरात, आई बिलीव कि अब जैसे कल 74 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई हुई है, इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? हम इतना मेहनत कर रहे हैं, खाली डिप्लोमेसी तक रहना है, लेकिन हमारी तो अपनी इकोनॉमिक जंग है, हमने गुर्बत को खत्म करना है। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहिबा। बात देखें, आलमी सतह पर शुक्रिया पाकिस्तान की गूंज सुनाई दे रही है। आप ईरान की पार्लियामेंट को देखें, वहाँ पर नारेबाजी पाकिस्तान जिंदाबाद, खुद को पीस मेकर कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहा है खुसूसी शुक्रिया पाकिस्तान का। मतलब इट्स अ मैक्सिमम
लेकिन बात यह है कि जो आप फरमा रही हैं, अब ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका जो है वो पाकिस्तान की सरहदों से बस 1-2 किलोमीटर पीछे है। अब ताज़ा हवा चलना शुरू हो जाएगी। आप ज़रा गौर करें कि अरबों रुपए का रेवेन्यू जो है वो ईरान से, अमेरिका से, ये तमाम ममालिक से रहमतें होनी है। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट देख लेना 2024 की, तो उसके मुताबिक हुजम जो था वो तकरीबन 2.3 अरब डॉलर है, और गैर कानूनी तरीके से जो ईरान से तिजारत हो रही है उसका तखमीना तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये कम से कम फिगर भी यहाँ पर ये है। अब आप गौर करेंगे कि जब ईरान पर पाबंदियाँ उठेंगी तो हमारे मामला सीधे होंगे, गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म होंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और खबर दे दूँ आज कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की, ये तीन के दरमियान एक ट्रेन चलनी है जो अब मुआहिदा आखिरी लम्हों पर आ चुका है। ये बात अगस्त 2009 की है जब ये मुआहिदा हुआ था। फिर ये एक तरीकी कार्गो ट्रेन का मंसूबे का आगाज़ उस वक्त 2009 में, लेकिन फिर वही भारत, फिर वही नेतन्याहू, जो आप कह रहे हैं मुखालफिन सड़ जाते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की क्यों करने लगा है। यही तो वक्त है। अगर इस मौके पर पाकिस्तान ने तरक्की ना की तो खुदा ना खास्ता याद रखिएगा 70 साल पीछे फिर चले जाएंगे। यही टाइम है हमारे टैक्सी करते हुए जहाज़ को फ्लाई करने का। एयर मार्शल साहब जैसे जहाज उड़ाया करते थे ना, यही टाइम है फील्ड मार्शल को जहाज उड़ाने वाला। ये वो वक्त है। आप जरा गौर करें, ये ट्रेन इस्लामाबाद से इस्तकबोल तक, और ये 6000 किलोमीटर का बनता है ड्यूरेशन। इस 6000 किलोमीटर का जो फासला है वो 11 से 15 दिनों में तय करेगी ये ट्रेन, जबकि आप समुद्री रास्ते से जाएं तो 21 से 25 दिन के दरमियान ये फासला तय होता है। अब ज़रा कंपैरिजन कर लें, कहाँ 11 से 15 दिन और कहाँ 21 से 25 दिन तक। तो ये पाबंदी उठने से मामला बहुत बेहतर होने वाले हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में आज मेहरबानी फरमाई जनरल साहब पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, तो काबिल एहतराम जनरल साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि एक तरफ मैंने ट्रेन की बात की है कि ट्रेन चलने लगी है, आखिरी मुआहिदा आ गया, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मादनियात के शोबे में 50 करोड़ डॉलर का मुआहिदा भी तकरीबन होने को है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई चीन और अमेरिका की तिजारती जंग का हिस्सा बने बगैर दोनों का पार्टनर बन चुका है? क्या जनरल साहब आप एग्री हैं मेरे से या नहीं? जनरल साहब जी देखिए, पहली बात तो ये कि ईरान से इंशाल्लाह सैंक्शन उठ जाएंगे, और जब ऐसा होता है तो जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है जो कि बिछ चुकी है ईरान की तरफ से गवादर के बिल्कुल 5 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसको मैंने खुद विजिट भी किया है, और ये कनेक्शन सिर्फ एक दिन का काम है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सेकेंडली आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी गवादर और चाबहार सिस्टर पोर्ट्स बनने जा रहे हैं। पहले तो वो एक दूसरे के कंपेटिटर है, लेकिन अभी वो सिस्टर पोर्ट बनने जा रहे हैं। तीसरी बात कि रशिया ने जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पहले चाबहार के थ्रू सेंट्रल एशिया को और रशिया को मिलाने की बात की थी, वो अभी पाकिस्तान के पास वो प्रोजेक्ट आने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो सीपेक डायरेक्टली ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशिया के साथ कनेक्ट हो सकता है, जो कि सही मानों में गेम चेंजर होगा। आप अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और रशिया को तिजारत उनके साथ कर सकेंगे। चौथी बात, जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर जो कि डिस्टेबिलिटी का कि उसके ऊपर थी, खुसूसन रॉ की टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से, वो इंशाल्लाह अभी स्टेबलाइज हो जाएगा और पाकिस्तान और ईरान मिलकर उसको स्टेबलाइज करेंगे। साथ साथ जो हमारी तिजारत है इस बॉर्डर से वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ दोनों ममालिक के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़े एडवांटेजेस ला सकता है इंशाल्लाह। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके तमाम दोस्त बशमूल चाइना के, बशमूल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, इनको मिलकर एफर्ट करना चाहिए कि ये MOU जो है
ये एक कंप्लीट डील में तब्दील हो और इवेंचुअली उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्टैंप भी लगे। बिल्कुल ठीक हो गया। साजिद अमीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी है इस पूरे मुआहदे में जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम हो रहा है? हम इस पर तो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, बट स्टिल हमें सिर्फ अपने आप को डिप्लोमेटिकली नहीं बल्कि हमें इन तमाम ममालिक को जो इकोनॉमिकली है उनको इंगेज करना चाहिए। और हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ भी हम टेंशन में है, इंडिया के साथ भी हम टेंशन में है और ईरान इटसेल्फ इन टेंशन में है। तो हम चारों तरफ से जो है ना वो ऐसे पड़ोसी भी हमें मिले हैं जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और जिसके साथ बिल्कुल हमारे राब्ते ठीक है, उसमें खुद वॉर सिचुएशन बनी हुई है। व्हाट नेक्स्ट स्टेप फॉर द, क्योंकि अभी तमाम शॉट्स जो कॉल की जा रही हैं ये पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोनों की जानिब से मिलके की जा रही हैं। तो अभी स्टेबलाइजेशन के लिए व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि अभी के जो शॉट्स कॉल की जाएंगी उनमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए? हमने देखिए आलमी सतह के ऊपर डिप्लोमेसी में अपने आप को जो साबित कभी हमने नहीं देखा था, हमने साबित कर दिया लोगों की, और मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी तवक्कुआत से बढ़ के साबित कर दिया। मिलिटरीली हमने पिछले साल भारत को जिस तरह उनके संदूर का हमने गुरूर खाक में मिलाया, हमने मिलिटरीली भी हमने कर दिया है रीजन में। हमें अब मिडल पावर कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन उभरती मिडल पावर। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त तक मेरे नज़दीक आपके अवाम को या हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता का जब तक हम ऐसी ही जो जहानत का मुजाहरा हम इंटरनली करें और अब इकोनॉमिकली अपने पाँव के ऊपर खड़े होने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक हो गया। पाँव पे खड़े होने का क्या, we really want it and we really would। पाकिस्तान जो है वो उसकी पूरी दुनिया में जैसी पजीराई हो रही है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी उतना ही रिलीफ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया, मैं अपने दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। ब्रेक की तरफ हमें जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम मशरिक वस्ता के अंदर जो एक नया नक्शा बना है उस पर बात कर रहे थे और इसमें पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस पर डिस्कशन हमने की है। तो अभी एक जो नया एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, नया इत्तेहाद, मुस्लिम इत्तेहाद इसे मैं कहूंगी, जिसमें रियाद, अंकारा, इस्लामाबाद, दोहा, रेड इसको नाम दिया जा रहा है। ये जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और स्पेशली जो मिडिल ईस्ट का नक्शा है ये बदल जाएगा। और इसके लिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार, ये सब कोशिशें करते रहे हैं, दौरे किया और उसके बाद की प्रैक्टिकली जो है वो हमें ये होता इत्तेहाद नजर भी आ रहा है। अब ये ये जो R4 ग्रुप है ये क्या चेंजेस लाएगा, इनकी आपस में जो ट्रेन चलेगी उससे ये कितना लोगों को, सकाफत को, कल्चर को, हेरिटेज के साथ साथ आपस में ट्रेड को कितना प्रमोट करेंगे, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट है, तो डिफेंस एनालिस्ट है लेकिन स्ट्रेटेजिक अमूर पर भी बड़ी महारत रखते हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर वेलकम टू द शो। और मैं यही से ये जो एक नया इत्तेहाद बन रहा है, दो इत्तेहाद आई बिलीव के इस पूरे जंग सिचुएशन के अंदर बने हैं, इंडिया एंड इजराइल, और दूसरा ये जो इस्लामिक इत्तेहाद बना है जिसमें सऊदी अरब है, कतर है और पाकिस्तान है और तुर्किया है। अब ये जो मिल के एक नया इत्तेहाद जो बन रहा है, इससे मिडिल ईस्ट के चेंजेस, पावर जो शिफ्ट हो रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? और ये R4 ममालिक, आई थिंक अभी वॉर सिचुएशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट यही 4 ममालिक हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं मीडिएशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। देखिए ये बात दुरुस्त है कि इस टाइम पे आपको याद ही है कि आपके प्रोग्राम्स के अंदर मैं शुरू में भी गुजारिशात करता रहा कि एक पैराडाइम शिफ्ट होगा और एक बहुत बड़ा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना चले, और यही वो निशानियां हैं कि एक दुनिया का नया निज़ाम आ रहा है, एक जा रहा है और एक आ रहा है। आप देखना ये है कि जाने वालों के साथ कौन कौन खड़ा है और आने वालों को कौन कौन पहचान पाया है। अब ये जो लफ्ज है वो बड़ा जरूरी है कि पहचान कौन पा रहा है, इसलिए इसके ऊपर अगर जो जाने वालों पे देखा जाए तो आप देख लीजिए कि अमेरिका, इजराइल, इंडिया, यूएई और सोमालीलैंड वगैरह, जिनको मैं तो मुल्क नहीं तस्लीम करता सोमालीलैंड को, अब ये लोग एक अपना इन्होंने एक अलाइनमेंट ले ली है। अब जो भी है वल्लाह आलम, वक्त बताएगा कि ये दुरुस्त है या गलत है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। हाउएवर
इसके अंदर जो एक शिकस्त हुई है, ये जो 14 नुकात आए हैं, इसके अंदर आप मुझे बताएं कहीं एक जगह आपको ये महसूस होता हो कि अमेरिका इसमें विन विन सिचुएशन पे आया है? तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी हुर्मुज के ऊपर उसने कहा है कि 60 दिन तक तो चलो टोल नहीं लेंगे, 60 दिन के बाद जो है वो टोल लेना शुरू कर देंगे। फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो एज इट इज हमारी हालत है वही मेंटेन करेंगे हम, जो कि न्यूक्लियर के ऊपर है। तो क्या ईरान ने कहीं ये बोला है कि हमने न्यूक्लियर अभी तक ना परचेज किया है और ना बना लिया है? तो ये बात तो उन्होंने कहीं नहीं कही। हु नोज के उन्होंने शायद अभी तक बना लिया हो, हु नोज के उनके पास ऑलरेडी फैसिलिटी मौजूद हो। फिर ये जो एक, ये तो खैर एक अलहदा मौजू है, लेकिन अब जो आपका सवाल है उसके ऊपर आप देखिए कि ये सारी जो सिचुएशन जो टाइट टर्न हुई उसके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा उभरता किरदार इसलिए भी बना क्योंकि 1 साल पहले पाकिस्तान ने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को न सिर्फ फेंटी लगाई बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जलीलो रुस्वा कर दिया। उसकी स्ट्रेटेजिक अलायंस जो थी वो भी खत्म कर दिया और उसकी जो मिलिट्री डोमिनेंस थी उसको भी जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब ये जो सारा, और ऊपर से तुर्रा इम्तियाज ये हुआ कि हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की। ये ममालिक जितने जिनका आपने नाम लिया, सऊदी अरब, तुर्किया, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि 5 अरब ममालिक और एक नॉन अरब मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तर्ज पे दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी करेगा। हाउएवर ये बात यहाँ इसके ऊपर सिर्फ खुशी के शादियाने यकीनन बजाने चाहिए हमें, लेकिन इसके अंदर एक अहम बात कि क्या पाकिस्तान और चाइना के माबैन जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत और सी पैक के तहत हमने इकोनॉमिक जोन उनको दिए थे, 9 इकोनॉमिक जोन गालिबन, तो 9 में से सिर्फ फैसलाबाद वाला जो है वो मेरे ख्याल में 25% ऑपरेशनल है, बाकी क्यों नहीं हो सके? तो फिर क्या ये चाइना की तरफ से कसूर है या हमारी तरफ से? उसके बाद आप आते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, क्या ब्यूरोक्रेसी के जो फंदे हैं उनसे हम बाहर निकल पाए हैं? देखिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है, आज से चंद साल पहले अजरबैजान के जो एम्बेसडर थे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि मेरा भी अजरबैजान के बड़े हाई लेवल के ऊपर सदारत लेवल पे ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने कहा कि जी $18 बिलियन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। $18 बिलियन में मुझे बताएं कि आज तक वो कितना कर पाएंगे। और उन्होंने एक ही शिकायत की कि रेड टेपिज्म है। जब हम वजीर आजम से मिलते हैं, मिनिस्टर साहब से मिलते हैं तो बेहतरीन हो जाता है, हम समझते हैं कि जनाब बस अभी काम शुरू हो जाएगा कल से, और असल में काम हो जाता है उनका, और वही काम हुआ। आप ये देखें, सऊदी अरब के साथ हमने MOU साइन किया जब PTI की हुकूमत थी, 2019 की बात है गालिबन, और उसके अंदर हमने $22 बिलियन की एक रिफाइनरी उनके साथ गवादर के आसपास लगानी थी। लेकिन आज तक उनको वो जो हसूल था जमीन का, उसके अंदर मुश्किलात पेश आई और वो आज तक प्रोजेक्ट नहीं लग पाया। दुरुस्त फरमा रहे हैं अब्दुल्ला भाई, मुश्किलात जरूर पेश आती हैं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर 80s की दहाई में मैं जाऊं, माजी को थोड़ा सा याद करूं, तो 1980 की दहाई में इसराइल ने भी अपना जंगी त्यारा बनाने की कोशिश की थी और भारी खराजात ने उनकी मौशियत का जनाजा निकाल दिया था। अब सवाल ये है कि जितनी भी लड़ाई हुई है इसमें उनके टैंक हैं, इंजन हैं, गियर बैक्स हैं, ये सारे तो अमेरिका दे रहा है। और उनके नायब सदर JD Vance भी कह रहे हैं कि तुम्हारा सारा काम तो हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इसराइल है वो कह रहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अकेला हमले करने के लिए मैं तो तैयार बैठा हूं और मैंने बाज नहीं आना। ज़रा आप मुझे ज़रा सादा अल्फाज में आज समझा दें, ये ट्रंप और इसराइल कोई आपस में मिली भगत कर रहे हैं, जैसे दो बुढ़ी माइयाँ बैठ के आपस में चिटपिट कर लेती हैं और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं? क्या मशरक़ वस्ता को, पाकिस्तान को पागल बनाया जा रहा है? हाउ इट पॉसिबल? ट्रंप कह रहा है, उसको गालियाँ निकाल रहा है, वो आगे से फिर कह रहा है असला सारा अमेरिका दे रहा है। ये भी अंदर की कहानी आज को बताएं अब्दुल्ला भाई। सर अच्छा, माइया, ये आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपने माइया, वैसे तो ये सब कर रहे हैं मर्द, और एग्जाम्पल आपने माइयों की दे दी है।
जी, मैं आपको बैलेंस आउट कर देता हूँ, फिजा, आई विल बेल यू आउट। वो इसके अंदर ये है कि गुड कॉप बैड कॉप, अब आप मेरे ख्याल में खुश हो जाएं, और गुड कॉप हाँ, बैड कॉप फिर खेला ठीक जा है। रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए सर, जो आपने बात कही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि क्या ये धोखा दिया जा रहा है? पहली बात ये है, फिजा जरूर इस पे सर्च भी कीजिएगा आप जी। ये बताइए कि जो सोर्स कोड होता है किसी भी मिसाइल का, जहाज का, अमेरिका ने जितने भी दिए हुए हैं इनको, इजराइल को, उनके अंदर सोर्स कोड बंद कर दें तो वो पत्थर बन जाते हैं। तो जब लबनान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सोर्स कोड बंद क्यों नहीं कर देते? वो सिर्फ जबानी कलामी गुफ्तगू, सिर्फ जबानी बातें, इसराइल को मैंने ये सुना दिया, मैंने वो सुना दिया। इस सारे 14 नुकात में कहीं इसराइल का जिक्र आया? कहीं ये आया कि वो लबनान से वापसी कैसे करेगा? कहीं ये आया कि वो लितानी दरिया को कैसे छोड़ेगा? कहीं ये बात आई कि उन्होंने जो 70% गजा के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है उससे कैसे पीछे हटेगा? कहीं ये आया कि अगर वो दोबारा इजराइल शरारत करेगा तो अमेरिका उसके बदले में उसको ये करेगा? यानी कि क्या कर सकता है? वो वीटो ना कर दे, जब जाके यूनाइटेड नेशन में मामला जाता है वीटो करना छोड़ दे। सदर मेडियोरो की तरह उनको भी उठा ले, क्योंकि वो तो आलमी जो है बकायदा मुजरिम करार दिया गया है नेतन्याहू आलमी अदालत की जानिब से, तो उठा ले जाके। तो फिर ये कहीं लिखा नहीं लिखा? क्या उनकी मईशत को रोक देगा? क्या उनकी एड रोक देगा? मिलिट्री एड रोक देगा? फाइनेंशियल एड रोक देगा? स्ट्रेटेजिक सपोर्ट रोक देगा? डिप्लोमेटिक सपोर्ट रोक देगा? तो ये तमाम चीजें कहीं भी नहीं आई। अब बात आपकी तरफ आती है, ये काम क्या कर रहे हैं? ये काम ये कर रहे हैं कि टाइम गुजार रहे हैं, यानी कि 19 अगस्त के ऊपर जो है मामला, क्योंकि अभी तक मुआहदा तो मतलब जो एमओयू है वो साइन तो हुआ है, लेकिन अभी जो मामला चलने थे आगे वो तो वहां रुक गए हैं। इसी के अंदर जिसको कहते हैं ना डंग टपाऊ पॉलिसी, ये गुजार लेंगे और एक आध महीना, उसके बाद ये कहेंगे कि जी इजराइल के अंदर वो हुकूमत तो खत्म हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनली, इस वजह से वो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। ये उससे पहले जंगी माहौल पैदा करेंगे ताकि वॉर कैबिनेट कंटिन्यू करे आगे, यानी कि 2-4 महीने मजीद, इसको कहते हैं ना, जैसे पहले वो इलेजिटिमेट हुकूमत चल रही है इस टाइम पे, गैर कानूनी चल रही है, तो वो कहते हैं कि जी 2-4 महीने और चला लें। डोनाल्ड ट्रंप को इसका ये फायदा है कि इस दौरान में इधर जो इलेक्शन है वो उनके मिड टर्म 3 नवंबर को उनके हैं, 27 अक्टूबर को इनके हैं, तो अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन वो गुजार लेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी का प्रेशर, अवाम का प्रेशर और हर किस्म का प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा आएगा, और वो दोबारा कैसे आएगा? वो मैकेनिज्म सुनना बड़ा जरूरी है। वो आएगा, इजराइल को मजबूत करेगा, जबकि मशरिक वुस्ता में अपने बेसिस को वो इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि अरब दुनिया के ऊपर हमला ना हो और ईरान को डायरेक्ट इंगेज किया जाए इजराइल के साथ, क्योंकि अभी जो दबाव आया हुर्मुज की वजह से आया और दूसरा अरब दुनिया के ऊपर हमलों की वजह से आया जहां उसके बेसिस थे। लेकिन जब अपने आप को वो डिसएसोसिएट कर लेगा कि जनाब देखो मैं तो वहां से हमला नहीं कर रहा, कुवैत से, बहरीन से, दीगर जगह से, मैं तो जो है वो कर ही नहीं रहा हमला, ये तो हमला कर रहा है इजराइल को, इजराइल को ताकत है, इजराइल को यहाँ ताकत वो देगा और कहेगा कि तुम इस्तेमाल करो, तुम इस्तेमाल करो। पहले जैसे टूल बना के इजराइल अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ने अटैक किया, अब इजराइल को डायरेक्ट करवाएगा और खुद को कहेगा कि मैं इस वॉर से पीछे हो चुका हूँ। लेट्स सी, ये तो, लेकिन स्टिल अब्दुल्ला साहब, हम तो यही कोशिश करेंगे और दुआ भी यही है कि जैसे इस्लामाबाद एमओयू साइन हुआ है और हम जितनी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि खित्ते के अंदर हम कायम हो जाए, तो आई होप सो कि इस तरह का कोई शो स्पॉइलर हरकत ना ही हो और हम कायम रहे भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त बड़ा शॉर्ट है, बट ऑलवेज हैविंग यू, इट्स अ प्लेजर टू इन आवर शो। एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, व्यूअर्स स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशआमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कल से बहुत खुश है क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए एकदम से कमी जो कर दी गई है। बट साहब, मैं सीधा सवाल से ही आती हूँ, क्या बातें करनी है? आप तो मजीद 100 रुपया कमी करा रहे थे। कल तक आप कह रहे थे कि जो मियाँ साहब है, बड़े मियाँ साहब है, उनकी तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि इनमें और कमी की जाए। तो ये कमी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये क्या है इनसाइड स्टोरी? क्या हम और मजीद कमी एक्सपेक्ट करें? आने वाले दिनों में मजीद कमी वाकई होगी और वापस
250 260 वाले पोजीशन पर जाएगा? अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन हो गया। देखिए फिजा, मैंने कल के प्रोग्राम में ये बात बिल्कुल की थी, मैं तस्लीम करता हूँ। आप, मेरा ख्याल है बादाम खाती हैं, चीज़ों को अच्छा खासा याद रखती हैं, कल की बात आपको बिल्कुल याद है। फिर मैं आपको मैंने तो कल आपको आपके सारी स्टेटमेंट भी सुना दिया था, आपने जो जंग पे और सब ईरान पे दिया हुआ है, आपको याद है? हाँ एग्री, मैं उस बात से भी मुतफिक हूँ। मैं अगर कल की बात का आपका जो सवाल है उसकी बात कर लूँ, लेकिन मैं पहले आपको ना मियां नवाशी से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, अगर आप गौर करें, ये पेट्रोल जो कम हुआ है, ये क्यों कम हुआ, कैसे कम हुआ, किस तरह कम हुआ है, इस पर अगर बात कर लीजिए तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ रवां साल के फेब के महीने में। जब फरवरी का महीना था उस वक्त था पेट्रोल 266 रुपये, 266 रुपये पेट्रोल था और जंग शुरू हो गई। अब जब अमेरिका ईरान की जंग शुरू थी है फेब में जाकर, तो 266 रुपये पेट्रोल था। ये बढ़ता हुआ चला गया 458, 458 रुपये तक चला गया, 266 रुपये था। अच्छा, अब ऊपर नीचे होता रहा, कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, फिर 299 पे चला गया, बात फिर 74 पे। अब ये जो बिल्कुल एकदम नीचे ग्राफ गिरा है, इसके बाद अभी भी अगर आप गौर करें, कैलकुलेशन कर लें, तो ये 74 पे और मज़ीद जितना पेट्रोल गिरा है, अगर मैं आपको फेब के महीने में लेके जाऊंगा तो फिर 266, उसमें भी अभी 33 रुपये रहते हैं। अभी भी पेट्रोल महंगा है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन करके इस पर 74 रुपये पेट्रोल में से निकालेंगी तो आपका जो पेट्रोल बचेगा 33 रुपये, तो फिर भी वो 266 से ज्यादा हो गया ना फिजा। सवाल ये है, अच्छा उस वक्त जो खाम तेल की जो फी बैरल की कीमत थी वो $72 थी। अच्छा 128 तक ये गई। अब सवाल ये है कि इस वक्त मेरा ख्याल है, आप अमेरिका में ज़्यादा पता होगा, 78 79 फीट बैरल के हिसाब से इस वक्त खाम तेल की कीमत आ रही है। मतलब ये है कि आलमी मंडी में कीमत जो है वो कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल यहाँ भी कम हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो आप बात कर रही थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाली, वो इन्होंने लेवी में भी कट लगाया है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। लेवी वाली जो कहानी है वो है, IMF ने इनको कहा था कि 80 रुपये पेट्रोल पर लेवी लगानी है, मगर हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत, हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार है ना भाई, हमने 100 से ज़्यादा वसूल कर लिया। हमने जितनी लेवी उन्होंने कही, हमने उससे भी ज़्यादा लगाई। हुकूमत रखती, हम वफादार हैं, बिल्कुल आपके वफादार हैं, मानते हैं आपको। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमती जो मार्केट है, मौजूदा माली साल आपका शुरू हो गया ना, 30 जून को तो ये माली साल शुरू हो गया ना, 1 जुलाई से, तो ये अगला एक साल का जो राउंड बनेगा, इसमें ये जो गया है 1468, 1468 अरब रुपए आपने वसूल पा लिए। अब इतलात ये है कि हुकूमत ने 30 जून तक ये इकट्ठे कर लिए, जो कि ज्यादा हैं। जितने कहा था 80 रुपये करो, 100 करके 100 अरब रुपया वादा ले लिया। अब 74 रुपये की कमी हुई है, सिर्फ हद पूरा हो चुका है, इस वजह से लेवी में हुई है। जो बात आप कर रही थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो इसको लेवी को मजीद कम करना चाहता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वहां पर खाम तेल की अगर कम हो गई, फिर तो शहबाज शरीफ साहब की बल्ले बल्ले हो गई, उन्होंने भरा से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अगर नहीं हुआ तो फिर लेवी में कट लगेगा। और इस साल का जो माली बजट है उसमें तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसे ऑलरेडी कमा लिए हैं गरीब आवाम से। जनाब, कट लेते, तेरी टंकी में से निकाल ली है पेट्रोल। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद बल्कि वही आपने जो बात की, अब तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हैं। उन्होंने 80 रुपए कहा है, हमने 100 से ऊपर लगा दिए, पैसे तो कमा रही हैं। अब आई होप सो कि जितना टैक्स इकट्ठा किया है यही अवाम पर वापस लग जाए तो बड़ी बात है। लेकिन बट सर, अभी अवाम की अगर बात हो रही है तो अभी रिसेंटली एक इलेक्शंस गुजरे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, भरपूर मुहिम चलाई और इतना अहम हल्का बना हुआ था GB का कि मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा, बिलावल भुट्टो को जाना पड़ा, वहां पे बड़ा कुछ होता रहा। तो अभी तक कोई अपॉइंटमेंट हमें नजर नहीं आ रही, कोई सियासी कैबिनेट, कोई चीफ मिनिस्टर हो, उनकी किस तरह की सूरत हाल होगी, वहां पे कितने लोग हैं, कोई मतलब कोई अपॉइंटमेंट, कुछ भी ऐसा हलचल नजर नहीं आ रही। इसको क्या हुआ, खामोशी क्यों है इस तरह? नहीं, खामोशी नहीं है फिजा, खामोशी नहीं, चीखें हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की चीखें हैं, क्योंकि मैच फंस गया है। मैच इसलिए फंस गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, उनकी मेरी बात हुई दैयर हुसैन साहब से, बुखारी साहब कहते हैं
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। असि जीत गए ये हैं। तो बिलावल पे कह चुके हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन मैं इसके साथ मुतफिक कोई नहीं, माजरत के साथ वो जीत नहीं अच्छा? गए। और नहीं भाई, मैंने आपके साथ लास्ट ट्रांसमिशन जो हमने उस वक्त की थी इलेक्शन के मौके पर, मैंने याद करें वो फिक्रा इस वक्त शायद शॉर्ट नहीं निकाला होगा, फातिमा ने अगले प्रोग्राम में चलाऊंगा। मैंने कहा था हंग पार्लियामेंट, इस वक्त भी मैं अपने उसी मौके पे खड़ा हूँ। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद 12 सीटें हो चुकी है। आप जरा कैलकुलेशन कर लेना किसके पल्ले है क्या। हर बंदा तो कहता है कि मेरी हुकूमत बनेगी। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल सीटें 9 जीतियाँ जनाब, ते खवातीन दियाँ 3 मिल गई, 1 मिल गई टेक्नोक्रेट की, तो टोटल हो गई पीपल्स पार्टी के पास 13। नोट कर ले, 13 पीपल्स पार्टी के पास हो गया। इस तरह आप PMLN की अगर नोट करेंगी तो 6 जीतियाँ, 2 खवातीन की मिल गई, 1 टेक्नोक्रेट की मिल गई, टोटल हो गई 9। अब 13 है पीपल्स पार्टी के पास और 9 है आपके मुस्लिम लीग एन के पास। अब जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगी तो IPP जनरल ओ भाईजान वो भी आ गई मैदान। अपने लीम खां पाए ना समा टीवी वाले, वो भी आ गए ना, वफाकी वजीर भाई। उन्होंने जाके जिस तरह वो लास्ट कैदी नंबर 804 डालते होते ना गले में हार, इस तरह उन्होंने भी गले में वो पटके डाल के कहा कि आप जीतने वालों को मुबारक हो, आप मेरे भाई हैं, आप IPP के नुमाइंदे हैं। 4 सीटें भैन उन्होंने भी होगी है। अब जब 4 सीटें उनकी हुई तो खवातीन की 1 मिली और 1 मिली टेक्नोक्रेट की, टोटल कितनी हो गई हैं? 4 से 2 6 उन्होंने हो गई हैं। MWM की भी 1 सीट है, 1 आज़ाद है। अब जरा गौर कर रहे हैं कि PPP 13, नून लीग 9, IPP 6, MWM 1, आज़ाद 1 और 3 हलकों के नताइज अभी आना बाकी हैं। अब भाईजान अब देखे ना, खिचड़ी बन गई ना, मैच फंस गया ना। अगर अब 13 के साथ पीपल्स पार्टी कहती है मैं बहुत ज़्यादा अक्सरियती पार्टी हूँ, तो ऐसे नहीं है, इसको भी बैठकर बात करनी पड़ेगी। और अभी ऑफिशियल गजट जारी होने से पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने आज़ाद उम्मीदवार को IPP का मेंबर कबूल करके प्री मेच्योर फैसला किया है। ये इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो तो सीधा ही पै गई है भाई ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर नू। बिलावल साहब बहुत गुस्से में हैं और वो कहते हैं कि एट एनी कॉस्ट मेरी हुकूमत बनानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह हुकूमत उनके बस की बात नहीं है। इतना फ्री हैंड उनको नहीं मिल रहा भाईजान, नहीं मिल रहा। सिंध हुकूमत भी तेरे कोल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी तेरे कोल, चेयरमैन सेनेट भी तेरे कोल, हुण पिछे रह गया गिलगित बल्तिस्तान, वो भी फिजा रियाज कह दिए, वो भी मेरे कोल, वो बाकी मर जाए सारे, सभी कुछ मैं आपको दे दूं। बाकी कुछ लोग तो जेल में हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी कैबिनेट है, इसी तरह वो कहेंगे पंजाब में भी इनके पास है। लेकिन ये है कि वो पूरा वजन भी उठा रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज कि उन्होंने की पोजीशंस रखी हुई हैं लेकिन वो वेट नहीं उठा रहे, महंगाई का हो चाहे भाई जो जेल में है उनके पास भी KPK है, खाली तो वो भी नहीं है। उनके पास भी है, लेकिन द थिंग इज कि अभी मैं वही बता रही हूँ ना कि वेट उठाने के लिए वो मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू, तो वो फिर कहते हैं कि बाकी जब पाकिस्तान का नाम आता है तो सब मिलकर क्रेडिट लेते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम की आखिरी 4 लाइनें मुझसे सिर्फ ये ले लें, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो या सिंध हो, कड़ा एहतसाब होने लगा है। हर बंदे को जिसने भी काम करना है उसको काम करना पड़ेगा, मुफ्त की तनख्वाहें नहीं मिलनी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और शहजाद हुसैन भट्ट को इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।